So good morning, friends. Today we are going to deal with important topic from the chapter called capital gain, section 54F. First, we will have a discussion about this topic, section 54F, and then later on, based on this concept only, this section only, we will have sums. We will calculate few sums also depending on the time available with us. So let us try to understand first what exactly is what exactly the matters are covered in section 54F. Which type of assets are covered in section 54F? We will try to deal with that, and slowly and gradually we will also try to understand the exemption conditions of this topic too. What are the exemption conditions of this topic? We will also try to cover in that in today's session. So let us start our session with the important theory, maybe asked to you in the finals also, like section 54, 54 EC and 54F. Today we are going to cover the second one, section 54F. So let's have the idea of section 54F. Capital gains on sale of any long-term capital asset other than a residential house property are covered under section 54F. In other words, if you want to understand in simple words, in case of 54F, the exemption benefit can be claimed only if the old asset sold is any long-term capital asset except one, that is a residential house. रेसिडेंशियल हाउस को बेच के रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया जाए, रेसिडेंशियल हाउस को बेच के रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया जाए तो सेक्शन 54 का फायदा मिलता है, जो हम पढ़ चुके हैं आगे के सेशन में। लेकिन अब रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ देना है, बख्श देना है, एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, कोई भी कैपिटल एसेट बेची हो, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची हो, तो वो ध्यान में लेना है। न्यू एसेट जो आप परचेज कर रहे हो, न्यू एसेट सेक्शन 54F का फायदा लेने के लिए जो न्यू एसेट आप परचेस कर रहे हो, इट शुड बी ओनली रेसिडेंशियल हाउस, यानी मकान बेचे बिना कोई और एसेट आप बेच रहे हो, पुरानी एसेट, और नई एसेट जो आप परचेस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस होनी चाहिए, ये इसका बेस है। तो ये पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। थियरी स्टेशन पे चलते हैं। एज पर सेक्शन 54F, capital gain on sale or transfer of a long-term capital asset other than a residential house property can be claimed as exemption only if the new investment is made in residential house. यानी आप कोई भी एसेट बेचो चलेगा, 54F का फायदा लेने के लिए आप कोई भी एसेट बेचिए चलेगा, वो चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, सॉरी वो चाहे ज्वेलरी हो, शेयर हो, डिबेंचर हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी एसेट चलेगी, लेकिन एक को छोड़ देना है आपने, और वो क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओल्ड एसेट सोल्ड शुड बी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ देना, रेसिडेंशियल हाउस, वो बेची हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहाँ कवर हो जा रही है सर? सेक्शन 54 में कवर हो जा रही है। रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है 54 का फायदा, इसलिए इस एसेट को यहाँ एक्सक्लूड किया गया, इस एसेट को छोड़ देना है। इस एसेट को छोड़ के कोई भी एसेट बेची हो, लॉन्ग टर्म कोई भी एसेट बेची हो कैपिटल एसेट, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में किया हो, तो 54F का फायदा मिलेगा। अब एग्जम्पशन कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर है 54 की जो हमने पढ़ी है आगे सर। सेक्शन 54 की एग्जम्पशन कंडीशंस जो हमने पढ़ी है सर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा वेरिएशन है। पहला वेरिएशन जो है वही मैंने आपको बता दिया, बेसिक वेरिएशन, अभी जो हमने चर्चा की वही बेसिक वेरिएशन है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। एसेट सोल्ड इज एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस, कोई भी एसेट बेची हो चलेगा, लेकिन मकान बेचा हुआ नहीं होना चाहिए, सिंपल है। जबकि 54 में क्या, सिर्फ मकान बेचा हुआ होना चाहिए, और कोई एसेट बेची हो तो वहां 54 का फायदा नहीं। तो रेसिडेंशियल हाउस की मोनोपोली 54 में आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे उसको एक्सक्लूड किया गया है। सेकेंड कंडीशन सिमिलर है, कैपिटल एसेट सोल्ड मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो जो भी कैपिटल एसेट यहाँ बेची गई है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी तो फायदा मिलेगा। फिर ज्वेलरी हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो,
तीसरी कंडीशन सिमिलर है, सच एसेट हैज बीन ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये सब में कॉमन है। दूसरी और तीसरी सब में कॉमन है। चौथी शर्त इट एज इट इज 54 की जो है वही सेम टू सेम कंडीशन, 54 की जो कंडीशन है वही यहाँ लागू। जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है सर भारत में परचेज की होनी चाहिए, सेम टू सेम 6 कंडीशन यहाँ मर्ज कर दी है मैंने। और 1 साल पहले खरीदी हो चलेगा, जो पुरानी एसेट आप बेच रहे हो उससे पहले आपने नई खरीद ली हो, पहले नया मकान खरीदा हो फिर पुरानी एसेट बेची हो, तो ये 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। सो द न्यू एसेट परचेज मे बी बिफोर 1 ईयर, पहले ही परचेज कर लियो आपने मकान, या एसेट बेचने के 2 साल के अंदर आपने खरीदी हो, 2 ईयर्स आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ सेल्स, ट्रांसफर और सेल्स डेट के हिसाब से। यहाँ कंस्ट्रक्शन किया हो उस रेसिडेंशियल हाउस का तो 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए, विद इन 3 ईयर्स। तो ये कॉमन कंडीशन है। 54 की जो कंडीशन थी वही 54F की है यहाँ पे। जो नया मकान खरीदा जा रहा है 1 साल पहले खरीदा हो तो फायदा मिल सकता है, 2 साल बाद खरीदा हो तो फायदा मिल सकता है, यहाँ 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया हो तो फायदा मिल सकता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है हमें खास। उसके बाद 5th कंडीशन पे चलते हैं, द एसएससी शुड नॉट सेल और ट्रांसफर द न्यू हाउस विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। एसएससी ने जो नया मकान खरीदा है वो 3 साल तक उसे बेचना नहीं, 3 साल तक उसे वो बेच नहीं सकता है, तो इसका भी उसको खास ध्यान रखना है। और एक और एडिशनल प्रोविजन है, अलग से नोट लिखी हुई है मैंने, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट बेचा जा रहा है, द एसएससी डज नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल अदर देन द न्यू हाउस। एक एसेट बेचा, कोई भी एसेट बेचा हो, लेकिन जो अगर नया मकान खरीद रहा है तो जो नया मकान खरीद रहा है वो सिंगल हाउस प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। यहाँ 2 हाउस प्रॉपर्टी का फायदा नहीं मिलेगा, 54 में मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी का फायदा मिलता है, यहाँ सिंगल हाउस प्रॉपर्टी का ही फायदा मिलता है। 54 में 2 हाउस प्रॉपर्टी का फायदा है, मैक्सी लिमिट भी है 2 करोड़ की, यहाँ ऐसी कोई मैक्सी लिमिट नहीं है 2 करोड़, और यहाँ पे एक ही मकान का फायदा मिलेगा, इसका खास ध्यान। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, यहाँ ये पहली ऐसी सेक्शन है जिसमें फॉर्मूला शायद यूज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्रिएट होती है तो एग्जम्पशन अमाउंट आपको फॉर्मूला रख के कैलकुलेट करना है। ये एक ही ऐसी सेक्शन है जहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल है, खास ध्यान रखना। अब फॉर्मूला के 2 बेसिस से, फॉर्मूला पहली सिचुएशन में यूज नहीं करना है लेकिन दूसरी सिचुएशन में आपका फॉर्मूला यूज होगा। पहली सिचुएशन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस इज नॉट लेस देन द नेट कंसिडरेशन। If the cost of the new house is not less than the net consideration, then the whole amount of capital is exempt. यानी जो आपने न्यू इन्वेस्टमेंट किया है, it is less than net consideration. ऐसी सिचुएशन हो, if the new house property, if it is purchased, ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है सर? हाँ जी, तो सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन, इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज नॉट लेस देन द नेट कंसीडरेशन, देन द होल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड। जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो ज्यादा है नेट कंसीडरेशन। इफ द न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज इट्स प्राइस इज मोर देन नेट कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन ध्यान में, तो पूरा फायदा मिल जाएगा, द होल कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड, आंसर नील हो जाएगा वहाँ। लेकिन दूसरी सिचुएशन है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया नए मकान के अंदर, इफ इट इज लेस देन नेट कंसीडरेशन, कम है, देन ओनली द प्रोपोर्शनेट अमाउंट इज एग्जम्प्टेड। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपने वैल्यूएशन करना होगा, और उसको वैल्यू करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन का फॉर्मूला बनाना है, उस फॉर्मूला का उपयोग करना है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस की जो प्राइस है वो ध्यान में लेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जितनी भी एसेट बेची, 2 बेची हो, 3 बेची हो, 4 बेची हो, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, उन सब का टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ध्यान में लेंगे,
डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन ऑफ द एसेट्स। जितनी भी एसेट बेची है उन सब का नेट कंसिडरेशन एक्सेप्ट रेसिडेंशियल। पुराना मकान अगर बेचा है तो उसकी प्राइस हमें यहाँ पे ध्यान में, नया मकान खरीदा है वो आएगा